ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पिछले 2 दिनों में कुछ मित्रों ने एक आर्टिकल मेरे साथ शेयर किया। द वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आर्टिकल काफ़ी बड़ा है, इस कारण से वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि देखिए इस आर्टिकल से हमें पता चलता है कि जो लेफ्टिस्ट होते हैं, जो लिबरल्स होते हैं, वोक्स होते हैं, उनका नैरेटिव बिल्डिंग पर आज भी कितना स्ट्रांग होल्ड है, कितनी आसानी से वे लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं। हाँ, हम हिंदू घृणा स्प्रेड नहीं कर पा रहे, हम हिंदुओं के विरुद्ध जहर नहीं उगल पा रहे, इस बात को भी चाशनी में डुबोकर शुगर कोट करके किस प्रकार से वे प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और कैसे लोगों को मैनिपुलेट करके ये विश्वास दिला देते हैं कि देखिए देखिए हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव, हमसे ज़्यादा खुले विचारों वाला, उदारतावादी, सेक्युलर तो दूसरा कोई है ही नहीं। कितनी आसानी से वे लोगों को मैनिपुलेट भी कर देते हैं, और नैरेटिव पर क्यों उनका स्ट्रांग होल्ड आज भी है, ये बातें हमें इस आर्टिकल से पता चलती है। क्योंकि जिन बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बिल्कुल कपोल कल्पित बातें ऐसी इस आर्टिकल में लिखी गई है। तो मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कम से कम 7,000 लाइक्स हमारे आज की इस वीडियो पर आने ही चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, द वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है 20 नवंबर का, जिसका टाइटल है फेसिंग प्रेशर इन इंडिया, नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन बैक डाउन ऑन डेयरिंग फिल्म्स। डेयरिंग फिल्म्स करने से नेटफ्लिक्स और इंडिया पीछे हट गए हैं, वे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत में उन पर एक बहुत दबाव बनाया जा रहा है, एक प्रेशर को, दबाव को वे फेस कर रहे हैं। और देखिए, ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है ना वो मैंने देखा कि अनुराग कश्यप, जो मेरे अनुसार एक वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट है, उनके कल्पना विलास पर, उनके इमेजिनरी वर्ल्ड पर, उनकी काल्पनिक दुनिया पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है, जिसमें कहीं पर कोई तथ्य नहीं है, बस एक छाती कूटना हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं आर्टिकल पढ़ना शुरू करता हूँ। तो शुरुआत में लिखा है, ओवर अ 3-decade करियर द फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ऑफन ट्रेन अ क्रिटिकल आई ऑन हिज नेटिव इंडिया एज ही वो टेल्स अबाउट रॉक कॉप्स, rotten ministers, and the hypocrisies of the Indian middle class. He garnered standing ovation at Cannes and received fan mail from Martin Scorsese. अनुराग कश्यप की महिमा गाई है, उनकी फिल्मों की थीम वगैरह क्या होती है वो उन्होंने बताया है। ही लैंडेड lucrative deals with Netflix after the American streaming platform entered India in 2016 looking to produce AG हिंदी लैंग्वेज शोज। तो 2016 में नेटफ्लिक्स ने भारत में एंटर करने के बाद में कैसे अनुराग कश्यप के साथ में कई सारे डील वगैरह की एजी कंटेंट बनाने के लिए, ये लिखा है। बट इन 2021 कश्यप सेड Netflix shelved what would have been his magnum opus, an adaptation of the non-fiction book Maximum City, which explores Hindu bigotry and the extremes of hope and despair in Mumbai. हिंदू बिगटरी, हिंदुओं की कट्टरता को जिस एक नॉन फिक्शन बुक में, मैक्सिमम सिटी नाम की ये पुस्तक है, इसका वो एडेप्टेशन करने वाले थे एक फिल्म सीरीज़ के रूप में। तो नेटफ्लिक्स ने उस प्रोजेक्ट को शेल्व कर दिया, छोड़ दिया, वो नहीं कर रहे हैं कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट। 2021 में ये बात कही थी, तो पता नहीं आज वॉशिंगटन पोस्ट की नींद कैसे खुली और ये आर्टिकल उन्होंने कैसे लिखा पता नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। When the US streaming giants Netflix and Amazon's Prime Video entered India 7 years ago, they promised to shake up one of the world's most important entertainment markets, a film-obsessed nation with more than 1 billion people and a homegrown movie making industry with fans worldwide. अब यहाँ पर देखिए, फिल्म ऑब्सेस्ड नेशन उन्होंने कहा है भारत को। वाह ये बात वही व्यक्ति लिख सकता है जिसको भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, या तो अत्यंत अव्वल दर्जे का कोई महामूर्ख होगा, वही केवल ऐसी बात कह सकता है। भाई, मैं जिस समाज में रहता हूँ वहाँ पर मैंने तो देखा है 90 से 95% लोगों ने वर्षों से कोई फिल्म नहीं देखी थिएटर में जा करके, और लोग ऊब चुके हैं बॉलीवुड के कंटेंट से। मैंने तो ज़्यादातर भाई ऐसे ही लोगों को देखा है। हाँ, है कुछ एक विशिष्ट ऐसा कुछ लोग, वो देखते हैं, पर उन कुछ ऐसे लोगों के कारण पूरे देश को तो जनरलाइज नहीं किया जा सकता ना। और जो ज़्यादातर लोग फिल्में देखते भी है थिएटर में जाकर, उनमें से अधिकतर वो एक एलिट माइंडसेट का क्लास ही है। चलिए, कुल मिलाकर मुझे कम से कम ये सही नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट 4 years, however, a chill has swept through the
streaming industry in India, as Prime Minister Narendra Modi's Bharatiya Janata Party tightened its grip on the country's political discourse and the American technology platforms that host it, just as the BJP and its ideological allies have spread propaganda on WhatsApp to advance their Hindu first agenda and deployed the state's coercive muscle to squash dissent on Twitter. They have used the threat of criminal cases and coordinated mass public pressure to shape what Indian content gets produced by Netflix and Prime Video. कुल मिलाकर बीजेपी और उनके जो कुछ आइडियोलॉजिकल अलाइज उन्होंने शब्द उपयोग किया है, उनके द्वारा प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया गया पिछले कुछ समय में व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हिंदू फर्स्ट एजेंडा और कैसा कंटेंट प्रोड्यूस किया जाना चाहिए नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के द्वारा, इसके लिए दबाव बनाया गया जनता के द्वारा, ये उन्होंने लिखा है. टुडे अ कल्चर ऑफ सेल्फ सेंसरशिप परवेड्स द स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री हियर, मैनिफेस्टिंग इन वेज बोथ ड्रामेटिक एंड सटल. Executives at the Indian offices of Netflix and Prime Video and their lawyers asked for extensive changes to rework political plots and remove passing references to religion that might offend the Hindu right wing or the BJP. Industry insiders say. तो इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने द वॉशिंगटन पोस्ट को ये बताया है कि भाई जो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो के जो इंडियन ऑफिसेस के जो अधिकारी हैं वे उनके लॉयर्स, फिल्म मेकर्स को ये बता रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं कि आपकी कहानी में कहीं पर कोई ऐसा सब प्लॉट हो या कहानी में कोई ऐसी बात हो जिससे हिंदू राइट विंग वाले ऑफेंड हो जाए या बीजेपी वाले ऑफेंड हो जाए, तो उन बातों को हटा दिया जाए, उन बातों को रिमूव कर दिया जाए. अब देखिए यहाँ पर दो बातें हमें समझने की आवश्यकता है. सबसे पहली बात तो जो कुछ बॉलीवुड की इकोसिस्टम के जो पपेट्स हैं ना, जो सोशल मीडिया पर बंदर नाच वगैरह करते रहते हैं और बड़ी ही मूर्खतापूर्ण बातें अनजाने में बेचारे करते हैं, बच्चे हैं इसलिए मेरे मन में उनके लिए कोई दुर्भावना नहीं है, पर वे तो उन पर तो मुझे बेचारों पर दया आती है. जो बॉलीवुड के पपेट्स सोशल मीडिया पर ये बातें कहते हैं ना कि भाई रिव्यू में पॉलिटिक्स की बातें कहाँ से आ जाती है, ये सब बातें क्यों कर रहे हो, ये जो महामूर्खतापूर्ण बातें कुछ बच्चे अनजाने में करते हैं ना भाई, इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात तो विश्व में दूसरी कोई हो ही नहीं सकती. कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है ना कि फिल्म के रिव्यू में पॉलिटिक्स की बात क्यों, तो इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात इस विश्व में दूसरी कोई हो ही नहीं सकती. ये बात आप पक्की गांठ बांध लीजिए. सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स इस विश्व में कहीं पर होता है तो वो कला और साहित्य के क्षेत्र में ही होता है, और समाज पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कोई क्षेत्र डालता है तो वो केवल और केवल कला और साहित्य का क्षेत्र ही डालता है. इस बात की गांठ बांध लीजिए. इसमें थोड़ा सा भी किसी को भी कोई बात संदेह नहीं होना चाहिए. और जो कुछ बच्चे अनजाने में ये मूर्खतापूर्ण बातें करते भी है बॉलीवुड को डिफेंड करने के लिए, कम से कम आप तो आंखें खोल लो और समझो कि फिल्म मेकर्स फिल्में बनाने के पीछे का उनका उद्देश्य क्या होता है. मतलब उनकी कहानियों में स्पेसिफिक उनका उद्देश्य ये होता है कि हम कैसे हिंदू घृणा स्प्रेड करें, हम कैसे हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जहर उगले, और अब वो जहर नहीं उगल पा रहे तो ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बातें कही जा रही कि भाई हिंदू राइट विंग वाले कहीं पर नाराज ना हो जाए, ऑफेंड ना हो जाए, इसके लिए हमें चेंजेस करने के लिए कहा जा रहा है कहानी में. मतलब हम खुलकर जहर नहीं उगल पा रहे हिंदू संस्कृति के विरुद्ध, ये इनकी समस्या है. तो इससे पता चलता है कि इनका उद्देश्य क्या है कहानी लिखने का. ये पहला मुद्दा. दूसरा मुद्दा, इसमें कितना सत्य है, कितनी सच्चाई है इसमें. मैं तो भाई लिस्ट झड़ी लगा सकता हूं कंटेंट की. 2014 के बाद में सबसे ज्यादा हिंदू घृणा स्प्रेड करने वाला कंटेंट बना है, सबसे ज्यादा वोक माइंडसेट वाला कंटेंट 2014 के बाद में बना है, सबसे ज्यादा सनातन संस्कृति को टारगेट करने वाला घिनौना से घिनौना कंटेंट 2014 के बाद में ही बना है. और अभी पिछले कुछ समय में भी आई हुई ऐसी कई सारी फिल्मों के वेब सीरीज के हम उदाहरण दे सकते हैं. तो कौन सा दबाव और कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं. हाँ, सोशल मीडिया पर लोग आलोचना कर रहे हैं, तो क्या आलोचना करने का अधिकार ये लिबरल्स और वोक्स छीनना चाहते हैं लोगों से. ये तो बड़ी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करते हैं, तो क्यों फिर लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप छीनना चाहते हैं. लोग आलोचना कर रहे हैं तो सुनो ना आलोचना. तुमने जो कंटेंट लिखा है उसको ही तो एनालाइज कर रहे हैं, उसको लेकर ही तो लोग आलोचना कर रहे हैं ना. तो आलोचना सुनने में इतना डर क्यों. तुम लिबरल्स, तुम वोक्स, तुम वामपंथी ही कहते हो ना लोगों से कि हमारा कंटेंट देखकर तुम्हारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो अपने सेंटिमेंट्स पर काम करो. तो भाई तुम करो ना अपने सेंटिमेंट्स पर काम. जब आज लोग तुम्हारे कंटेंट की आलोचना कर रहे हैं तो इतने छटपटा क्यों रहे हो.
क्यों जहर उगल रहे हो? क्यों कह रहे हो कि हम हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जहर नहीं उगल पा रहे, तो हमको प्रेशराइज किया जा रहा है? ये ढोंग, ये नौटंकी छोड़ दो। लोग इतने मूर्ख नहीं है भाई। पर दुख की बात यह है कि कितनी आसानी से ये, जिस बात का कोई तथ्य ही नहीं है, सर पैर ही नहीं है, ऐसी काल्पनिक बातें बताकर ये कैसे अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं। और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि फांसीवादी मोदी के शासन में हम पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, हमारा गला घोट रहे हैं मोदी जी। ये फांसीवादी सरकार हमारा गला घोट रही है, हमें फ्रीडम नहीं दिया जा रहा जहर उगलने का। कुल मिलाकर यही वो कहने का प्रयास कर रहे हैं ना। पर कौन सा फ्रीडम नहीं है? चलिए आगे जाकर मैं नेटफ्लिक्स के और अमेजॉन प्राइम वीडियो के ही कुछ कंटेंट की लिस्ट वगैरह बताऊंगा, और बाकी थिएटर में भी रिलीज होने वाला कंटेंट कौन सा अलग है वो हम चर्चा करेंगे ही। पर थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं और क्या क्या जहर उगला गया है यहाँ पर। प्रोजेक्ट्स दैट डील विथ इंडियाज पॉलिटिकल, रिलीजियस और कास्ट डिविजन्स आर पोलाइटली डिक्लाइंड व्हेन दे आर प्रपोज्ड और ड्रॉप्ड मिडवे थ्रू डेवलपमेंट। तो जिनमें कुछ ऐसे भारत कितना जातिवादी देश है और यहाँ पर पॉलिटिकल और रिलीजियस ऐसा कुछ बातें अगर दिखाई गई हो तो उनको बड़े ही विनम्रता से नकार दिया जाता है। पोलाइटली डिक्लाइंड, ऐसा उन्होंने लिखा है। इवन कंप्लीटेड सीरीज एंड फिल्म्स हैव बीन क्वाइटली अबेंडन्ड एंड withheld by Netflix and Prime Video from their more than 400 million combined viewers worldwide। कई सारे जो फिल्में और सीरीज जो कंप्लीट भी हो चुकी है उन्हें भी रिलीज़ नहीं किया जा रहा, उनको भी साइड कर दिया गया है। किया भी होगा तो मैंने इसलिए कहा ना कि देख लेना कि जैसे कि 2004 में अटल जी की सरकार जाने के बाद में 2004 से 14 के बीच का समय आप देख लीजिए, एक सिंगल राष्ट्रवादी फिल्म आपको देखने को नहीं मिलेगी, एक सिंगल राष्ट्रवादी फिल्म। पर उन्हीं 10 वर्षों में एक से बढ़कर एक प्रोपेगेंडा फिल्में आपको देखने को मिलेगी कि भारत कितना एक इस्लामोफोबिक देश है, इससे ज़्यादा तो माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार कहीं पर होते ही नहीं है। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन हो या कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाना हो, भाई ढेर सारा पूरी झड़ी लगी हुई थी 2004 से 14 के बीच में। और अभी भी जो ये कह रहे हैं ना कि जिन फिल्म और सीरीज़ को कंप्लीट होने के बाद भी साइड कर दिया गया है, वो भी थोड़ा सा अगर इनके अनुसार वातावरण इनको मिल जाए तो धड़ल्ले से फिर से वो वही चालू कर देंगे। हालांकि बीजेपी सरकार के होते हुए भी 2014 के बाद में भी लगातार धड़ल्ले से इस इंडस्ट्री ने प्रोपेगेंडा कंटेंट ही बनाया है। और राष्ट्रवादी कंटेंट के नाम पर कुछ 2-3 फिल्में ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं, जैसे कि तानाजी हो, मणिकर्णिका हो, परमाणु हो, ऐसी कुछ बॉलीवुड की फिल्में हम जिन्हें कह सकते हैं वो बनी है। पर उसके बाद में आप देख लीजिए पिछले 2-3 वर्षों में कुछ ऐसी तथाकथित राष्ट्रवादी फिल्में इस इंडस्ट्री ने बनाई हैं जिनका उद्देश्य तो राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाना ही लग रहा था, जैसे कि सम्राट पृथ्वीराज हो, या उसके बाद में आप आदिपुरुष देख लीजिए, गणपत देख लीजिए, अभी हाल ही में आई हुई तेजस देख लीजिए। एकदम मीडियोकर भी नहीं कह सकते, कुछ तो तेजस को तो इतनी ज़्यादा टेक्निकली घटिया नहीं थी, पर वो भी बिलो एवरेज फिल्म ही थी, जैसा कि मैंने मेरे रिव्यू में भी कहा है। पर बाकी गणपत ले लीजिए, तथाकथित उन्होंने हमारे कल्चर को वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है, पर देख लीजिए इतना घटिया और वाहियात कंटेंट जिसका उद्देश्य ही मजाक उड़ाना लग रहा था राष्ट्रवाद का। और दूसरी तरफ उनका जो वोक या लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट एजेंडा वाला जो कंटेंट है वो तो भाई धड़ल्ले से वो बना भी रहे हैं, उसको प्रमोट भी किया जा रहा है। तो ये तो आज भी सच्चाई है। तो कौन सा प्रेशर बनाया जा रहा है इन पर? आज भी ये इनका पूरा का पूरा जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम है वो इनकी प्रोपेगेंडा फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, जितना मैंने देखा है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, इन्होंने जर्मन यूट्यूबर के बॉट्स हो या कुछ कांग्रेस के आईटी सेल के वगैरह कुछ है लोग, उनको लेकर के अपनी प्रोपेगेंडा फिल्मों को प्रमोट भी किया। और जो कुछ उन फिल्मों की आलोचना कर रहे हैं उनको डेथ थ्रेट्स देना, रेप थ्रेट्स देना, ये सारी बातें इन्होंने, ये इंडस्ट्री अभी भी कर रही है। बाकी राष्ट्रवादी फिल्मों का उनको मॉक करना, मजाक उड़ाना, और उस प्रकार से ही जैसे कि मॉक किया जा सके उसी प्रकार से कुछ फिल्में बनाई भी जा रही है। तो इंडस्ट्री में तो मुझे तो कम से कम कोई बदलाव नहीं दिख रहा जिस प्रकार की बातें ये यहाँ पर कर रहे हैं। उल्टा प्रोपेगेंडा ही ज़्यादा मुझे आज भी इंडस्ट्री करते हुए दिखाई दे रही है। और उल्टा उनकी जो तथाकथित बड़े सुपरस्टार की जो प्रोपेगेंडा फिल्में पिछले कुछ समय में आई है ना, उनको तो भाई ये जो कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार वगैरह जो अपने आप को आजकल राष्ट्रवादी कहते हैं ना, वो भी उन फिल्मों को प्रमोट करते हुए हमने देखे पिछले कुछ समय में। महीनों की ही बात है, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो कौन सा प्रेशर बनाया जा रहा है इंडस्ट्री पर? हाँ, उल्टा
शुरुआत से ही भारत में कला और साहित्य के क्षेत्र पर इन लेफ्टिस्टों का, इन वामपंथियों का हमेशा से वर्चस्व रहा है और आज भी इनका ही वर्चस्व है। इसी कारण से इतने खुलेआम प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के बाद भी ये अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं कि भाई हम पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारा गला घोटा जा रहा है। कौन सा गला घोटा जा रहा है भाई? आज भी प्रोपेगेंडा कंटेंट को ही फंड किया जा रहा है इंडस्ट्री के द्वारा। और हमेशा से, दशकों से भाई, पूरा का पूरा साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, फिल्में वगैरह, सब पर वामपंथियों का ही तो कब्जा रहा है। उन्होंने ही तो हमेशा से अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया है। और ऊपर से आज देश की जनता थोड़ा सा आलोचना क्या करने लग गई तो छाती कूटने लग गए। हाँ, अपने आप को विक्टिम बता रहे हो। कितनी हिपोक्रेसी। ये वो इंडस्ट्री है जिन्होंने हमेशा से, जो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स है, उनको चुन चुनकर साइड किया। पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें, विशेषतः 2 दशकों की, तो चुन चुनकर राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को साइड किया जाना। जिन राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स ने कुछ 1-2 बड़ी सुपरहिट फिल्में दी राष्ट्रवादी विचारधारा की, उनको गायब ही कर दिया गया इंडस्ट्री से। उनको कभी दोबारा अवसर नहीं दिया इस इंडस्ट्री ने। पर प्रोपेगेंडा फिल्मों को अच्छे से फंड किया उन्होंने और उनको टाइमलेस क्लासिक बताकर प्रमोट भी किया इस इंडस्ट्री ने। मतलब जिन वामपंथियों का हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा रहा है, वो आज अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा लोगों ने आलोचना कर दी, इसलिए थोड़ा सा आलोचना, और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करते हैं। आज भी राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को इस इंडस्ट्री में कोई स्थान है? हम तो देख रहे हैं। एक द कश्मीर फाइल्स बनाई तो उसके बाद में कैसे इंडस्ट्री ने उसको पूर्ण रूप से अलग थलग कर दिया। उसके बारे में किसी ने चर्चा तक नहीं करना, बात तक नहीं करना। फिल्म रिलीज होने के 2 दिन बाद तक भी कहीं पर भी बॉलीवुड के इकोसिस्टम ने उस पर चर्चा नहीं की थी। और जो भी इनके कुछ पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स वगैरह है, वो भी द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के 2 दिन बाद तक भी चुप थे। फिर जब देखा भाई ये तो सुनामी है, फिर कुछ मीडिया वगैरह और कुछ क्रिटिक्स वगैरह वो थोड़ा बात करने लग गए थे। और बाकी बॉलीवुड का इकोसिस्टम तो आज भी द कश्मीर फाइल्स का मजाक ही उड़ाता है। तो कौन सा प्रेशर है भाई? प्रेशर तो वैसे राष्ट्रवादी फिल्म मेकर जैसे कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री की। अगर हम विशेषतः बात करें तो कुछ इक्का दुक्का है भी, विशेषतः बॉलीवुड में अगर हम बात करें तो उनको तो इंडस्ट्री अपना मानती ही नहीं। उनको तो पूर्ण रूप से साइड कर दिया जाता है। उनकी फिल्में तो इस इंडस्ट्री के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अत्याचार किन पर हो रहा है? साइड किन को किया जा रहा है? किन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा? किन के प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं किया जा रहा? ये तो हमें दिख रहा है ना। और ये इसकी शुरुआत तो फिल्म इंस्टीट्यूट से ही होती है। मैंने आज तक जो कुछ फिल्म इंस्टीट्यूट्स पर वीडियोस बनाए हैं ना, कमेंट सेक्शन में कई सारे लोग अपने अनुभव बताते हैं कि भाई यहाँ पर तो हम राष्ट्रवादी विचारधारा का थोड़ा सा भी कुछ कंटेंट लिखते हैं तो हमारे कंटेंट को तो कहीं पर फंड नहीं किया जाता। फिल्म इंस्टीट्यूट्स में भी जो फैकल्टी मेंबर्स वगैरह है, वो अगर देखते हैं किसी की थोड़ा सा भी राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ झुकाव है तो उनको साइड कर दिया जाता है, उनको आगे ही नहीं आने दिया जाता। और जिन इंस्टीट्यूट्स में राम के नाम जैसी डॉक्यूमेंट्रीज को सिलेबस के रूप में पढ़ाया जाता हो बच्चों को, तो शुरुआत से ही किन का नैरेटिव पर कंट्रोल है, किन का फिल्म इंडस्ट्री पर कंट्रोल है, ये हम देख रहे हैं ना। और इतना कंट्रोल होने के बाद भी, दशकों से इस प्रकार से कंट्रोल होने के बाद भी ये वामपंथी आज अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश की जनता ने बस थोड़ा सा आलोचना करने की शुरुआत की है। बस ये इनको सहन नहीं हो रहा कि लोग बोल कैसे रहे हैं, आलोचना कैसे कर रहे हैं, और इस कारण से ये ढोंग कर रहे हैं अपने आप को विक्टिम दिखाने का। बाकी प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाना आज भी इस इंडस्ट्री ने बंद नहीं किया। आज भी इनका पाकिस्तान प्रेम हो, नक्सल प्रेम हो, आतंकवादी प्रेम हो, सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है, धड़ल्ले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why greenlight it then change your mind? Asked Kashyap, recalling how Netflix walked away from its 3-part adaptation of Maximum City, based on the award-winning book by Suketu Mehta. It's Invisible Censorship. अच्छा, तो मैक्सिमम सिटी जो कुछ उस पर 3 पार्ट की ट्रायलॉजी वो बनाने वाले थे, तो उससे नेटफ्लिक्स कैसे पीछे हट गया वगैरह, इसको लेकर छाती कूट रहे हैं अनुराग कश्यप। द वॉशिंगटन पोस्ट स्पोक टू मोर देन 2 dozen filmmakers, writers, producers and executives in India and the United States who shared their experiences and details about projects, many of which have not been previously reported. Many interviews spoke on the condition of anonymity to preserve their relationships with Netflix and Prime Video. तो कई सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर कुछ बातें द वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह इनसे कही है। कई सारे 2 दर्जन फिल्म मेकर्स से उन्होंने बात की है, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स वगैरह से। तो
चलिए, की है नहीं, चलिए। The trouble began in 2019 when Hindu nationalist activists first called for boycotts and filed police complaints against Netflix and Prime Video, seeking to curb content they saw as denigrating Hinduism and India. The pressure campaign peaked in January 2021 when these activists nationwide prompted police across India to investigate Prime Video ostensibly for mocking Hindu god in political series called Tandav. A top Prime Video executive in India was forced to briefly go into hiding and surrender her passport to police, according to people familiar with the matter. तो तांडव को लेकर जो कुछ विवाद हुआ था, काफ़ी सारी उसकी आलोचना हुई, उसके बाद में उसके कुछ सीन्स को अमेजॉन प्राइम वीडियो ने कट कर दिया था। तो इसको लेकर उन्होंने आधार बनाया कि कितना ज़्यादा अत्याचार वामपंथियों पर भारत में हो रहा है। इस एक घटना को लेकर के वो अपने आप को विक्टिम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, फिल्मों पर लीगल केस होना या कहीं पर कुछ लोग दर्ज कर देते हैं, एफआईआर कर देते हैं या कोई केस फाइल कर देते हैं, ये तो भाई दशकों से हम सुनते आ रहे हैं। और कई सारे फिल्म मेकर्स तो अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं कि कहीं पर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, हमारे फिल्म के ऊपर कहीं पर कोई केस फाइल होना या किसी संगठन के द्वारा कुछ केस फाइल वगैरह कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, इसको जितना मैंने सुना है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा किसी पर जो इतना मैंने सुना है, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी के रूप में इसका यूज़ किया जाता आ रहा है, दशकों से होता आ रहा है ना। कई बार हम सुनते हैं कि इस फिल्म पर यहाँ पर इस संगठन ने केस फाइल कर दी, वहाँ पर केस फाइल हुई, तो होता आ रहा है। तो एक तांडव का उदाहरण देकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हो, हाँ, कि वामपंथियों पर अत्याचार हो रहा है इस देश में, जिन वामपंथियों का पूर्ण रूप से 100% कब्जा है फिल्म इंडस्ट्री पर, कला और साहित्य के क्षेत्र पर, जहां पर दूसरे किसी राष्ट्रवादी को अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता। तो ये एक केस बताकर आप अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं। वाह, मतलब यार हिपोक्रेसी की भी सीमा होती इतन, हे भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जहां तक बात है तांडव की, भाई तांडव से 1000 गुना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जिसमें तांडव से 1000 गुना ज़्यादा हिंदू घृणा स्प्रेड की गई है। क्या नेटफ्लिक्स पर लैला अभी स्ट्रीम नहीं हो रही? अभी भी चल रही है। क्या घुल स्ट्रीम नहीं हो रही? अभी भी आप घुल देख सकते हैं। क्या सेक्रेड गेम्स नहीं दिख रही? बिल्कुल अभी भी देख सकते हैं। बाकी प्राइम वीडियो की बात करें तो अभी सोनाक्षी सिन्हा की दहाड़ आई, क्या अभी भी वो दहाड़ स्ट्रीम नहीं हो रही है? कौन से केस फाइल हो गए दहाड़ के ऊपर? बाकी तो प्रोपेगेंडा कंटेंट की बात करनी हो तो पाताल लोक से लेकर के द फैमिली मैन से लेकर के फिर मेड इन हेवन वगैरह काफ़ी लंबी लिस्ट बताई जा सकती है। प्राइम वीडियो का ही कंटेंट की नाम मैं ले रहा हूँ। कौन से दबाव बनाया जा रहा है भाई? धड़ल्ले से तो प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाए जा रहे हो, वामपंथी फिल्म मेकर्स को फंड किए जा रहे हो, उनके ही कंटेंट को कौन से राष्ट्रवादी फिल्म मेकर को आपने अवसर दे दिया, चांस दे दिया? मतलब हम खुलकर हिंदू घृणा स्प्रेड नहीं कर पा रहे, इस देश के लोग बोल कैसे रहे हैं, हमारी आलोचना कैसे कर रहे हैं, ये इनकी मुख्य समस्या है कि हम खुलकर जहर नहीं उगल पा रहे। भारत के विरुद्ध, भारतीय सेना के विरुद्ध, यहाँ के संस्कृति के विरुद्ध हम जहर नहीं उगल पा रहे। ये समस्या है भारतीय फिल्म मेकर्स की, और इस प्रकार से वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह पर जाकर छाती कूटी जा रही है। वाह वाह। चलिए, It was a watershed movement. Streaming executives had to review the project going forward, recalled Parth Arora, a former director of production management for Netflix India. You wanted to make sure that you are not making the same mistakes that happened on Tandav. Acha. Since then, Prime Video has shaped government a satirical series billed as India's answer to Whip because it mocked Indian politics, said the series director. And despite investing more than $1 million to produce Indira's Emergency, a documentary about 1975 to 77 period when Prime Minister Indira Gandhi suspended civil liberties and censored the media, Netflix recently relinquished the rights and will not release the film, which contains veiled commentary about the Modi administration, people familiar with the project said. तो पहले गवर्नमेंट नाम की एक सैटेरिकल सीरीज़ की उन्होंने बात की, जो विप कोई होगी सीरीज़, मैंने तो विप को देखा नहीं है, तो उसके आधार पर ही वो सीरीज़ बनाई गई थी, तो उसको भी शेल्व कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। बाप रे बाप। मतलब देखिए दोस्तों, इतना सारा प्रोपेगेंडा कंटेंट आए दिन रिलीज़ हो रहा है, थिएटर में हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हो,
पर ऐसा कुछ कहीं पर तांडव का नाम, गोमिंट का नाम, ऐसे कुछ उदाहरण देकर के ये अपने आप को विक्टिम बताने का प्रयास कर रहे हैं। वाह, बना देते गोमिंट, किसने मना किया? कौन सा प्रोपेगेंडा कंटेंट रिलीज नहीं हो पा रहा है? हर हफ्ते हर महीने तो हो ही रहा है ना। अब इसके शेयर होने के पीछे क्या कारण था? शायद वो इतना घटिया हो कि वो नेटफ्लिक्स वाले खुद ही परचेस ना करना चाहते होंगे, या क्या रीज़न है हम तो नहीं जानते। अब वो बोल रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं। और इंदिराज इमरजेंसी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री वो शायद नेटफ्लिक्स पर आने वाली थी, जिसको अभी वो नहीं रिलीज़ करने वाले, तो उसको इस कारण से वो रिलीज़ नहीं कर रहे, ऐसा उन्होंने लिखा है। प्रोजेक्ट इनसाइडर जो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, उसने बताया इन्हें कि भाई उसमें मोदी सरकार की आलोचना की गई थी, इस कारण से वो रिलीज़ नहीं कर रहे। वाह वाह। मतलब इमरजेंसी के ऊपर इनको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, उसमें भी आलोचना मोदी सरकार की करनी है। वाह, मतलब भाई आए है क्या। हाँ चलिए, तो बना देते। कौन सा मोदी सरकार की आलोचना करने पर कौन सी बंदी, कहाँ पर बंदी बनी हुई है भाई? ढेर सारा कंटेंट, कईयों ने तो अपना करियर बना लिया भाई मोदी सरकार की आलोचना कर करके। कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस मिल जाएंगे, कई सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, मोदी सरकार की, मोदी जी की आलोचना कर करके उन्हें गालियां दे देकर करियर बना लिया भाई अपना, पॉलिटिक्स में, स्टैंड अप कॉमेडी में, यूट्यूब पर वगैरह वगैरह। और फिर भी अपने आप को विक्टिम दिखाना है वामपंथियों को। इनकी मुख्य पीड़ा भाई कि सरकार की तरफ से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ढेर सारा कंटेंट ये बना भी रहे हैं, हो भी रहा है। इनकी मुख्य समस्या ये है कि भाई देश की जनता कैसे आलोचना कर रही है। वो पहले पैराग्राफ में मैंने आपको पढ़कर बताया ना, वो कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लोगों के ग्रुप्स बनाकर दबाव बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये इनकी मुख्य समस्या है कि लोग कैसे बोल रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, इन्हें ये कहीं पर कोई केस फाइल हो गई, कुछ हो गया, ये बातें तो उल्टा उनको पब्लिसिटी मिल जाती है, इस प्रकार से वो देखते हैं। उनकी मुख्य समस्या यह है कि देश की जनता क्यों बोल रही है। इन्हें अपनी इमेज सबसे ज़्यादा प्रिय होती है भाई। पहले बड़ी आसानी से मीडिया का यूज़ करके, पपेट क्रिटिक्स का यूज़ कर करके ये लोग अपनी इमेज बना लेते थे, पर अभी वो पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स, उनका उतना होल्ड नहीं रहा है। अभी सोशल मीडिया पर देश की जनता है, वो अपनी खुलकर विचार व्यक्त करते हैं और इस कारण से अपनी इमेज बिल्डअप नहीं कर पा रहे प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाने के बाद में। ये इनकी मुख्य समस्या है। तो सामान्य जनता की जो आवाज़ है, हाँ, वो जब कोई क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है, इससे हमें ये पता चलता है। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। Sunil Ambedkar, a senior leader and spokesman for the Rashtriya Swayamsevak Sangh, a Hindu nationalist umbrella organization affiliated with the BJP, said it was the duty of filmmakers to promote a positive image of India and its culture. Movies that celebrate Bharat are more liked by the people, he said, using the Sanskrit name for India. These days, we can see pride for nation and pride for India more actively expressed. So, RSS के कोई प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि आज देश में किस प्रकार से लोग अपने कल्चर को, अपने देश को सेलिब्रेट होते हुए देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार का कंटेंट बनाना फिल्म मेकर्स का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, ये उन्होंने कहा है। In early 2021, the Indian government introduced a system of self-regulation in which streaming companies must resolve viewer complaints within 15 days or else face regulatory scrutiny by an industry body or a government committee staffed by various ministers. A senior official in the Ministry of Information and Broadcasting, who spoke on the condition of anonymity to discuss the policy candidly, said the goal was not to squash criticism of the government or to ban discussion of India's social and religious rifts, but mostly to curb profanity and sexual content. तो कुछ मिनिस्ट्री के अंदर के किसी ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर यह कहा कि सरकार का क्रिटिसिज्म हो या इससे कोई मना नहीं कर रहा था, या भारत का सामाजिक या जो कुछ धार्मिक जो कुछ भी समस्या है उसको लेकर वो दिखाने पर किसी ने कोई बैन नहीं लगाया है। जो कुछ अश्लील वल्गर कंटेंट है उस पर लगाम लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ही एक्नॉलेज्ड हाउएवर that the bureaucracy was often under political pressure from the Hindu right wing and other quarters to censor shows. We had to think of how to discipline these platforms. He said, we want content to be sanitized. तो किस प्रकार से एक
दबाव बनाया जा रहा है कंटेंट को सैनिटाइज करने के लिए, या उसमें कुछ ऐसा हम जो दिखाना चाहते हैं वो हम नहीं दिखा पा रहे, कुल मिलाकर ये वो बताने का प्रयास कर रहे हैं एक कथित मिनिस्ट्री के अंदर के व्यक्ति का नाम लेकर के। अब वो मिनिस्ट्री के अंदर के किसी व्यक्ति ने कहा है नहीं कहा है वो इनको ही पता। इंडस्ट्री insiders say streaming platforms cannot risk their presence in such a crucial market by defying pressure from the BJP or its supporters. The company's business is thriving with streaming revenues in India projected to grow more than 20% a year from 2.6 billion in 2022 to 13 billion in 2030, according to the Confederation of Indian Industry and Boston Consulting Group. तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो अपना प्रेजेंस यहाँ पर खो नहीं सकते हैं बस कुछ बीजेपी और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके प्रेजेंस के कारण, कि बिजनेस मार्केट कितना बड़ा है इस कारण से उन्हें अपने आप में चेंज करना पड़ रहा है, ये बातें वो कह रहे हैं। मतलब देखिए, बिजनेस तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, पर हमें आज़ादी चाहिए कि इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो हिंदू है, उनकी सभ्यता का, उनकी संस्कृति का मजाक उड़ाने का, उसे पैरों तले रौंदने का हमें स्वतंत्र चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए कि भाई हम तुम्हारी भावनाओं का भद्दे से भद्दे तरीके से मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें उसे देखना पड़ेगा। और अगर तुम कुछ कहोगे तो फिर हम ऐसे छाती कूटेंगे कि देखो 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 हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, आज़ादी हमारी छीन ली गई है, हमारा गला घोटा जा रहा है फांसीवादी मोदी के द्वारा वगैरह वगैरह। यही मुझे तो कम से कम यही समझ में आ रहा है इन सब बातों से। मैं वॉशिंगटन पोस्ट से कहना चाहूँगा कि भाई भारत को छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो ढेर सारी आज़ादी है भाई फिल्म मेकर्स को, वो जितना चाहे उतना जहर उगल सकते हैं। और विशेषतः हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जहर उगलने की ही आज़ादी है। दूसरे किसी रिलीजन के बारे में वैसे भी कुछ निगेटिव दिखाया भी नहीं जा सकता। वो तो हिंदू संस्कृति के विरुद्ध, हमने तो जब से जन्म लिया तब से फिल्मों में हम यही देखते आए हैं कि जो भी पात्र जिसने हिंदू संस्कृति के प्रतीकों को गर्व के साथ में अपने शरीर पर धारण किया है वो बलात्कारी होगा, अत्याचारी होगा, घिनौना होगा, दरिंदा होगा, रिग्रेसिव होगा, ऑर्थोडॉक्स होगा, घिनौने पितृसत्तात्मक समाज सोच वाला होगा। उससे ज़्यादा घिनौना तो व्यक्ति ही इस संसार में होगा नहीं। हम तो बचपन से जन्म लिया तब से हम यही देखते आए हैं भाई फिल्मों में। आप अपने देश का देखो थोड़ा सा, वॉशिंगटन पोस्ट वालों, अपने देश अमेरिका में क्या है। वहाँ पर तो आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन इलॉन मस्क वगैरह वो कंटेंट को खुलकर ट्रैश कह रहे हैं, कचरा कह रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी पिछले 3-4 वर्षों से वाइट कैरेक्टर्स को निगेटिव दिखाना शुरू किया है वहाँ के फिल्म मेकर्स ने। तो कुछ थोड़ा सा कुछ वाइट कैरेक्टर्स को निगेटिव दिखाया गया तो इसको लेकर छाती कूट रहे हैं वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स, अमेरिकन कंजर्वेटिव्स कि क्यों, कैसे। हाँ भाई, हम तो भारत में तो भाई हम तो बचपन से हमने फिल्मों में बस एक ही बात देखी है कि जो हिंदू संस्कृति के प्रतीकों को गर्व से धारण करता है वो दरिंदा होता है, बलात्कारी होता है, वो उसको विलन के रूप में ही हमने देखा है। आप अपने देश का देखो, वहाँ पर तो जो वेस्टर्न अमेरिकन कंजर्वेटिव्स है ना, उन्होंने डिज्नी के नाक में दम करके रखा है, मार्वल के नाक में दम करके रखा है लगातार। डिज्नी की अगर पिछली कुछ फिल्में हम देखें, लाइट ईयर हो या स्ट्रेंज वर्ल्ड हो, उनके वोक कंटेंट के कारण जो LGBTQ एजेंडा उसकी कितनी आलोचना हुई है, वो फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है। डिज्नी के आने वाली स्नो वाइट एंड 7 ड्रॉप्स, उस फिल्म को रेचल ज़ेगलर ने जो कुछ वक्तव्य दिया था उसको लेकर कितनी आलोचना हुई। या नेटफ्लिक्स पर जो कुछ वो अपना कंटेंट बना रहे हैं उसमें वाइट कैरेक्टर्स को निगेटिव दिखाया, तो सामान्य जो यूट्यूब पर सैकड़ों जो कंजर्वेटिव स्पीकर्स वगैरह है उनको तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन इलॉन मस्क जैसे वो खुलकर इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो आपके देश में कितनी आज़ादी है ना, वो देख लो पहले। वहाँ पर आपके देश के फिल्म मेकर्स क्या खुलकर वो जो है वो दिखा पा रहे हैं या नहीं, वो देख लो भाई पहले। भारत में तो इतनी आज़ादी है, इतनी आज़ादी है कि जैसा कि मैंने कहा, हम तो दशकों से बचपन से वही देखते आ रहे हैं कि हिंदू संस्कृति कितनी घटिया है। यहाँ पर तो हमेशा से बस जातिवाद या सती प्रथा, जो कुछ भी वामपंथियों ने इतिहास या ब्रिटिशों ने जो कुछ इतिहास लिख करके रखा, वही आज भी हम हमारे देश में वही पढ़ते आ रहे हैं। इतनी आत्मग्लानि की भावना हमारे अंदर भर दी गई है अपने ही कल्चर को लेकर के कि आज हम हमारे संस्कृति के बारे में गर्व हो सके ऐसा कुछ बोलता भी है ना अगर कोई, तो हमारे ही देश के युवा हमारा ही गला घोटने आ जाते हैं कि तुमने कैसे ऋषि मुनियों की महानता को बताया। भाई सारी महानता तो वेस्टर्न कल्चर में ही है। ये हमारे देश के युवा हमारा ही गला घोट रहे हैं। वो तो उनको तो सुना ही नहीं जाता कुछ राष्ट्रवाद की बातें। ये हमारे देश में तो भाई इतनी आज़ादी कि उसकी तो सीमा ही नहीं है कोई। आप अपने देश का देख लो, अमेरिका में क्या हालात हो गए हैं। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड फिल्म में
एक ट्रांस फ्लैग दिखा दिया जाता है, प्रोटेक्ट ट्रांस किड्स लिख दिया जाता है, तो उसकी कितनी आलोचना होती है। अभी इसी वर्ष 2023 में आई हुई फिल्म टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल म्यूटेंट मेहम, उसमें स्प्लिंटर का जो कैरेक्टर है उसको कहीं गे तो नहीं दिखा दिया। ये संदेह अमेरिकन कंजर्वेटिव्स को आया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। उस फिल्म के मेकर्स को सामने आकर कहना पड़ा कि नहीं नहीं भाई, हमने ऐसा उसको गे नहीं दिखाया है। तो अपने देश का देखो भाई, वहाँ पर क्या आज़ादी है, कितनी आज़ादी है और लोग किस प्रकार से उसकी आलोचना करते हैं। भारत में तो इतनी आज़ादी है कि हमारे यहाँ के जो राष्ट्रवादी है ना, अपने आप को जो राष्ट्रवादी कहते हैं इंडस्ट्री के, वो भी OMG2 जैसी फिल्में बनाते हैं सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। आपके देश में सेक्स एजुकेशन के विरुद्ध कितने लाखों पेरेंट्स सड़कों पर उतरते हैं, वहाँ पर देखो। हमारे यहाँ पर तो राष्ट्रवादी ही इतने लिबरल है कि अमेरिका के डेमोक्रेट्स भी शर्मा जाए ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। बड़े आए भारत को फांसीवादी देश दिखाने वाले। देखिए ये आर्टिकल इतना बड़ा है, बस वो इन्हीं बातों को, जो कुछ अभी तक मैंने बताया ना, उसको ही वो बस रिपीट करते गए, इधर उधर थोड़े से शब्द इधर उधर करके। कुछ नहीं लिखा है आर्टिकल में आगे, कोई एक सिंगल फैक्ट नहीं, तथ्य नहीं। ये तांडव का ही 2-3 बार नाम लिया है, और वो जो गवर्नमेंट वगैरह कुछ जो सैटेरिकल सीरीज वो कह रहे हैं, उसी का 2-3 बार नाम लिया है। इसके अलावा एक सिंगल कोई फैक्ट, तथ्य वो नहीं बता पाए हैं कि किसी फिल्म मेकर पर कोई कार्रवाई हुई हो, किसी को अरेस्ट किया, कुछ नहीं बस एक वो तांडव के ऊपर कहीं पर कोई केस फाइल हो गई, उसको लेकर के ये उछल कूद मचा रहे हैं, भारत को फांसीवादी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि देखिए लेफ्टिस्टों का आज भी नैरेटिव बिल्डिंग पर कितना स्ट्रांग होल्ड है। दशकों से इनका फिल्म इंडस्ट्री पर पूर्ण रूप से 100% वर्चस्व रहा है। इन्होंने कभी राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को मेन स्ट्रीम में आने नहीं दिया, विशेषतः पिछले 2 दशकों में। और आज थोड़ा सा आलोचना भी होना तो कैसे ये अपने आप को ही विक्टिम दिखा देते हैं, देखिए। और बाकी राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स जैसी चीज़ तो कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है, हमने देखा। कुछ है इक्का दुक्का, वो एक्सेप्शंस छोड़कर, पर एक्सेप्शन को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जो सच्चाई है वो यही है। और ये जो आर्टिकल में लिखी वो सारी कपोल कल्पित बस गप है, गप मारी गई है केवल। तो ये बातें सब तक पहुंचना आवश्यक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।